नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू से आईआईटी भिलाई के स्थायी परिसर का वर्चुअल माध्यम से मंगलवार की दोपहर शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सांसद विजय बघेल, विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा, ललित चंद्राकर, अभिशासी मंडल के अध्यक्ष के वेंकटरमन तथा निदेशक आईआईटी प्रोफेसर राजीव प्रकाश मौजूद रहे। उसका आज यहां और विस्तार हो रहा है। मुझे याद है साल 2013 के दिसंबर में, जिसका जितेंद्र जी अभी उल्लेख कर रहे थे, जब मैं बीजेपी के ललकार रैली में आया था तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। मैंने सवाल उठाया था क्या जम्मू में भी आईआईटी और आईआईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते। वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में आईआईटी भी है और आईआईएम भी है, और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहां आईआईटी जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूं नौजवानों का उत्साह अद्भुत दिखता है। इसके साथ साथ आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, ट्रिपल आईटी डीएम कुर्नूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। आज आईआईएम जम्मू के साथ साथ आईआईएम बोध गया बिहार में और आईआईएम विशाखापट्टनम कैंपस आंध्र में, उसका भी उद्घाटन यहीं से हुआ है। इसके अलावा आज एनआईटी दिल्ली, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएसईआर बहरमपुर, ट्रिपल आईटी लखनऊ जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। छत्तीसगढ़ में हो रहे रेत के अवैध खनन और परिवहन का मुद्दा आज विधानसभा में जमकर गूंजा। कांग्रेस विधायक शेषराग हरिवंश द्वारा उठाए सवाल पर धर्मजीत सिंह ने सरकार को घेरते हुए रेत खदानों में ठेकेदारों की मनमानी का आरोप लगाया। धर्मजीत सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि मंत्री जी अभी हेलीकॉप्टर मंगवा लीजिए और रेत घाट का सर्वे करवा लीजिए। अगर 200 पोकलेन मशीन नदी में नहीं होंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। धर्मजीत सिंह ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि पिछली सरकार ने रेत का बड़ा खेल खेला है। घाटों का अधिकार पूर्व की तरह पंचायत को देने की जरूरत है। इसके अलावा 15 दिनों तक लगातार कार्रवाई करने की जरूरत है। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि खनिज जब्त होता है तो कहाँ रखा जाता है। इस पर मंत्री ने कहा कि खनिज का मूल्य और फाइन दोनों उसमें रहता है। फाइन लेकर खनिज उसी व्यक्ति को वापस दे दिया जाता है। रिकेश सेन ने यह भी कहा कि पिछले 5 सालों में रेत खनन में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जांजगीर चांपा जिले का भर नहीं है। ये पूरे प्रदेश में रेत के खदानों को टेंडर में लेकर के मनमानी करने का ठेकेदारों की प्रवृत्ति है। मैं तो माननीय मंत्री जी से बोल रहा हूँ ना, अभी हेलीकॉप्टर मंगवा लीजिए और यहाँ से बैठ के चलिए नदी के ऊपर। अगर आपको 200 पोकलेन और डोजर नहीं मिलेंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। प्रश्न ये है कि अनुमति नहीं है, लेकिन बिना अनुमति क्यों चलाते हैं? तो कैसे चलाते हैं अध्यक्ष महोदय? आप अभी चलिए, अभी आप अपने अधिकारियों को ऑर्डर करिए। अगर 50 पोकलेन नहीं मिलेंगे नदी के अंदर, अध्यक्ष जी पुल के नीचे के तक गोड़ा को तक खोद करके बर्बाद कर दिए हैं। बिलासपुर में तो अरपा को नोच करके पता नहीं क्या क्या बना दिए हैं। तो माननीय मंत्री जी,
आप इसमें विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देंगे क्या कि 15 दिन तक लगातार मुहिम चला करके पॉकलेन जब्त करें? 15 दिन उनका बिजनेस तो बंद होगा ना, मैनुअल करना पड़ता है एक। और दूसरा, आपसे मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश की जनता पर आप कृपा करने के बारे में विचार करेंगे कि ये रेत वेत का ठेका वेका करके तमाम बाहुबलियों को इस व्यापार को करने से रोकिए और ग्राम पंचायत के हमारे सरपंचों को जैसे पहली व्यवस्था थी वैसा दे दीजिए। अच्छा होगा, बुरा होगा, लेकिन कम से कम ये बाहुबली और जो तहसीलदार को दौड़ा देते हैं, फॉरेस्ट वालों को पीटते मारते हैं या खनिज वालों को तंग करते हैं, इस तरीके की घटना नहीं होगी। तो आप 15 दिन तक के हर घाट पे रोज चेकिंग करवाएंगे क्या? एक। और दूसरा, क्या आप विचार करेंगे कि इस प्रकार के इस ठेके को निरस्त कर दें? 200-250 करोड़ रुपये से ज़्यादा आता नहीं, पर तमाशा पूरा होता है अध्यक्ष महोदय। अब पिछली सरकार में अध्यक्ष महोदय मैं एक बात बताना चाहता हूं, बलरामपुर में रायबरेली के एक नेता को भेजा गया और ये कहा गया कि ठेकेदार ए है लेकिन ये बी उसमें 50% पार्टनर रहेगा। डायरेक्ट फोन मंत्रालय से जाता था, और ये बिल्कुल सच बात है। एक जगह और इसी तरीके से नेता भेजे गए। तो ये सब जो विकृतियां हैं उसको दूर करिए भाई। अब वही जवाब आप देंगे अगर वही सरकारी लिखा पढ़ी में नहीं, नियम में नहीं है, वहां कोई जब्ती नहीं हुआ है। 70,000 में लाओ ना, 70,000 लेते जाना, मैं रोज जाके उल्लंघन करके रेत निकालूंगा। क्या करोगे आप? ये कोई हल थोड़ी हुआ है। आप हल निकालिए, रेत के माफियाओं पर शिकंजा कसिए और इस प्रदेश की जनता को रेत उपलब्ध हो और रेत माफियाओं की दादागिरी खत्म कर दीजिए। ये आपसे मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मेरा दूसरा प्रश्न और मैं पहले ही बार प्रश्न के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बधाई हो आपको। धन्यवाद। और बधाई मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं कि मेरे समाज से भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया है। इस सदन से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरा कि पूरे भारतवर्ष में पहला विधायक हूं जो सेन नाई समाज से 6 दशक के बाद इस सदन में पहुंचा हूं, उसके लिए मैं आपको बधाई देते हैं। हम लोग भी आपको बधाई दे रहे हैं। हम आपका स्वागत पूरे करते देश हैं। में एक ठाकुर अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से एक बार फाइनली ये जानना चाहता हूं कि क्या इस रेत के ठेके के बारे में सरकार विचार करेगी और इसी प्रकार का या तो चलते रहेगा या इस पर आप कुछ करने वाले हैं, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की का कंसर्न है कि बाहुबली लोग इसमें शामिल हो गए हैं। पहले की सरकार में ग्राम पंचायतों के माध्यम से अच्छा से चलता था, तो रेत की व्यवस्था में पूरा कैसे सुधार हो, इसके लिए निश्चित रूप से विभाग विचार करेगा और उचित निर्णय लेगा। अध्यक्ष महोदय जी, बहुत जल्द। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय, एक नेता जी पहली बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी प्रश्न शुरू नहीं किया है। पहली बार वो शेषराज जी ने पूछा है। उसने एक बात आपको याद दिलाई है कि एक 16 साल की बच्ची उसी गलत परिवहन में दब के मर गई है, तो क्या आप उसको क्षतिपूर्ति दिलाएंगे? उसकी घोषणा कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार जो बेस्ट मदद हो सकता है वो तो हम सुनिश्चित करेंगे ही। और नियम से इतर भी स्वेच्छानुदान आदि के माध्यम से हम उचित निर्णय लेवाने का प्रयास। ठीक है जी, प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जनवरी 2021 से दिनांक 15 जनवरी 2024 तक सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज एवं सूरजपुर में रेत के अवैध खनन एवं परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज हैं? रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 10 प्रकरण में क्या कार्रवाई की गई है? जिलेवार मैंने इसकी जानकारी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो खनिज के प्रकरण दर्ज होते हैं, परिवहन हो या उत्खनन हो, उसमें जो वसूली की जाती है, राशि पेनाल्टी के रूप में लिया जाता है, उसमें उस खनिज का मूल्य भी समाहित होता है। उस खनिज का मूल्य और उसके साथ उसमें फाइन दोनों को ऐड करते हुए वसूली की जाती है। इसलिए उसका पूरा पैसा और पेनाल्टी का पैसा दोनों ले लिया जाता है और उस खनिज को उसे वापस दे दिया जाता है। नहीं अध्यक्ष महोदय, अच्छा। और अध्यक्ष महोदय, जो भंडारण के स्वीकृत प्रकरण हैं वो तीनों जिला मिलाकर के 43 हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय,
मेरा सौभाग्य है कि मेरे पहले प्रश्न में वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी जवाब दे रहे हैं। अगर पेनाल्टी की बात है तो जो आपने उल्लेख किया है कि खनिज जब्त किया गया है, उसमें आपने कहीं भी ये नहीं किया गया कि उससे जो खनिज के रूप में पेनाल्टी लिया गया है, और आपने साफ शब्दों में कहा है कि खनिज को जब्त किया गया है। तो खनिज है कहाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। और ये आपको और बताना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी, लगातार रेत के विषय पे अभी माननीय सदस्यों ने भी अपनी बात कही है। इसे लेके एक बड़ा भ्रष्टाचार पिछले 5 वर्षों में इस प्रदेश में हुआ है, और खनिज जब्त करने के बाद उस खनिज को भी गैर कानूनी रूप से उसको विक्रय कर दिया गया। तो इसलिए मेरे प्रश्न की चिंता बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये विष्णुदेव जी की सरकार है, और इस सरकार में मुझे पूरा यकीन है रेत खनन जैसे अवैध कार्य नहीं होंगे, और उसमें जिस प्रकार से खनिज की जो अवैध बिक्री हो रही है वो भी नहीं होगी। इसलिए मुझे जवाब इसका अवश्य चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने बताया कि जैसे ट्रक पकड़ा गया, अब ट्रक में जो भी खनिज है उसमें जो पेनाल्टी इम्पोज करते हैं, उसमें खनिज का मूल्य और पेनाल्टी दोनों को जोड़ा जाता है। और जब राशि जोड़ा गया है माननीय मंत्री जी, जोड़ा गया है, लेकिन वो है कहाँ खनिज? खनिज कहाँ रखा है? गया कहाँ? वो सारे खनिज प्रदेश भर के जो जब्ती किए गए वो खनिज है कहाँ? क्या उसको नीलाम किया गया? क्या उसको ऑक्शन बुलाया गया कि उसको अवैध रूप से अधिकारियों ने बेच दिया? उसे अध्यक्ष महोदय यही मैं रखना चाह रहा हूँ, उस खनिज को वापस जो अवैध उत्खनन या परिवहन कर रहा होता है उसी को दे दिया जाता है, लेकिन पेनाल्टी भी उससे वसूली जाती है, उस खनिज का मूल्य भी वसूला जाता है, और जब राशि जमा हो जाती है तभी उसको छोड़ा जाता है, वाहन को और खनिज को उसको। लेकिन आपके दस्तावेज में कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा है कि उसको वापिस उसको दे दिया गया या बेच दिया गया। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे मालूम है इसका जवाब आ पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पूरे चिंता का विषय है। मैं बस इतना आपसे जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, अगर कोई ऐसे खनिज जब्त हुए उसका अवैध रूप से अगर विक्रय कर दिया गया है या प्रदेश भर में इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या इसकी जांच आप कराएंगे? क्या इस पे आप कोई कार्यवाही करेंगे? और क्या इस सदन के माध्यम से एक बड़ा मैसेज इस प्रदेश के उन लोगों को देंगे जो अवैध कारोबार देते हैं, और ऐसे अधिकारी जो इसमें लिप्त है उनको भी एक कड़ा संदेश देने का काम क्या इस सदन से आप करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से रख रहा हूं कि जो खनिज जो जब्त होता है, मतलब जो ट्रक जब्त होता है, ट्रक को पकड़ते हैं, उसके खनिज को वापस लेके उसको ऑक्शन करना ये सब नहीं है, उसको वापस उसी को दे दिया जाता है, लेकिन उसके राशि का उसका कुल मूल्य और पेनाल्टी दोनों वसूल करके जाता है, और राशि जमा हो जाती है तब उसको दिया जाता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सम्मानीय सदन है और सम्मानीय सदस्य के कहीं पर कोई कंसर्न है, कहीं पर कोई कुछ हुआ है जो उनको लगता है कि इलीगल हुआ है, अवैध हुआ है, गलत हुआ है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बता दें, माननीय विभागीय मंत्री जी को रख करके हम 1 हफ्ते के अंदर उसमें हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मैं व्यक्तिगत नहीं, मैं सार्वजनिक सदन में मैं आपसे जांच की मांग चाहिए चाहता हूं। सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और सूरजपुर में जितने भी खनिज जब्त हुए हैं, जितने अवैध रेत के काम हुए और जो भी खनिज जब्त हुए हैं, उस पे आप जांच की मांग इस विषय पे आप करवा दीजिए कि इस पे आप जांच करवाएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे माननीय अध्यक्ष अगर ये महोदय। दोषी पाए गए तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष चलिए जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी रेत के मेरा भी प्रश्न लगा हुआ पर बहुत पीछे है। प्रदेश में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के कांग्रेस नेताओं के बीजेपी से फोन आने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को इस तरह से काम करने की जरूरत नहीं है। जनता आज नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई है। भाजपा को किसी अन्य दल के विधायकों से न बात करने की आवश्यकता है और न ही कर रहे हैं। ये अनावश्यक रूप से बयानबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी में नेताओं के शामिल होने को लेकर अरुण साव ने कहा कि अनेक नेता भाजपा से जुड़ रहे हैं, अलग अलग वर्ग के अलग अलग क्षेत्र के लोग जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का कमाल है कि लोग बीजेपी पार्टी में आना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं। देखिए, आज जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता डरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को आज इस तरह के कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आज न केवल देश और प्रदेश की जनता
नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को किसी अन्य दल के विधायकों से न बात करने की आवश्यकता है, न बात कर रहे हैं। ये अनावश्यक रूप से बयानबाजी करने की कोशिश हो रही है। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि अनेक नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग क्षेत्र के लोग। तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है कि लोग भारतीय। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग नगर निगम ने दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे अवैध रूप से लगे लोहे के प्रचार प्रसार बोर्ड को हटाने की कार्रवाई की।
इस दौरान दुर्ग यातायात विभाग और नगर निगम की टीम मौजूद रही। शहर के चौक चौराहों में दुर्घटना कारण बन रहे प्रचार प्रसार के बोर्ड को हटाने दुर्ग यातायात प्रभारी आनंद शुक्ला, अतिक्रमण अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी दुर्गेश गुप्ता की संयुक्त टीम ने जेसीबी मशीन कार्रवाई कर अवैध रूप से लगे लोहे के प्रचार प्रसार बोर्ड को ध्वस्त किया। दुर्घटना कारण बनने वाले बोरसी रोड पर प्रचार प्रसार के बोर्ड को यहां पर हटाया गया। साथ ही बोरसी चौक क्षेत्र रोड पर विक्रय के लिए खड़े किए गए गाड़ियों को भी हटवाया गया। इस दौरान आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले लगभग 20 से 25 अवैध सामग्री को रास्ते से हटाया गया। साथ ही विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए बेदखली की कार्रवाई की गई। साथ ही दोबारा दुकान नहीं लगाने की हिदायत भी दी गई। इसे लेकर अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता ने बताया कि शहर में अवैध कब्जाधारियों पर निरंतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभियान जारी रहेगा। विगत 2 दिन पहले बोरसी वार्ड क्रमांक 52 बोरसी चौक में वहाँ पे एक दुर्घटना घटी थी। उसका कारण यही था कि वहाँ पे बहुत सारे जो साइन बोर्ड लगे थे और विज्ञापन बोर्ड लगे थे और उसके कारण लोगों को वहाँ का कहना था कि उसके कारण दुर्घटना घटी। तो उसमें कमिश्नर साहब ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए थे कि एसडीएम साहब और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर आज कार्रवाई की जाए, उन साइन बोर्ड को हटाने की कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ वहाँ जो आसपास में लोगों ने अतिक्रमण किया है, ठेले लगाए हैं, उन्हें भी हटाया जाए। जिसके तहत आज हम लोगों ने पूरी जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार वर्मा जी और टीआई यातायात उनके उपस्थिति में आज नगर निगम की टीम के द्वारा वहाँ जो साइन बोर्ड लगे थे और साथ ही साथ जो विज्ञापन बोर्ड लगे थे उससे एजेंसी को बोलकर निकलवाया गया और आसपास के अतिक्रमण और ठेलों को हटाया गया। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कवर्धा जिले के चिल्फी पुलिस ने ट्रक से 334 किलो गांजा तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की बाजार कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सोमवार को चिल्फी थाना क्षेत्र के एमपीसीजी बॉर्डर पर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान चेक पोस्ट में एक ट्रक रोका गया। गाड़ी में ज्वार, तिवरा दाल का छिलका भरा हुआ था। ड्राइवर से पूछताछ में ओडिशा से बरहमपुर से माल लेकर उत्तर प्रदेश से इटावा ले जाना बताया गया। पुलिस को ड्राइवर की गतिविधियां संदिग्ध लगी। पुलिस ने जब ट्रक में भरे माल को चेकिंग की तो अनाज के बीच 13 बोरों में गांजा भरा मिला। कहीं ना कर रहे लेके ही आए। 1 2 3 बार लिया था, वजह दोबारा कर रहे हो। पहली बार कब किए थे? वो तो टाइम हो गया, डाबरी कर रहे थे। हाँ, डाबरी कर रहे थे जो ड्राइवरी कर रहे थे तब। कितने साल पहले की बात है? ये उठाया कहाँ से सामान? उड़ीसा में कहाँ से? बरहमपुर से आगे से रास्ते में से लोड किया था, यहाँ से ये माल लोड किया था। हाँ, उससे आगे से फिर आगे पहले इसको लोड किया, फिर सामान लोड किया। नहीं, पहले माल लोड किया, फिर इसको लोड किया। तो इसको कैसे मालूम चला कि उस आदमी से बात कैसे हुई आपकी? वो वहीं पे ही पार्टी जो हमको तो ये माल वहाँ पे पिकअप में लेके डाल गया था गाड़ी। और इसको कहाँ छोड़ने आए थे? उधर ही यूपी में इटावा में। कहाँ पे? तो कहाँ पर तो वहीं आके बताता, कहाँ पर हमें नहीं बताता। और उसके लिए क्या पैसे दिए आपको सामान छोड़ने का? 1 लाख रुपए में छोड़ रहे थे 300 किलो गांजा। लालच में क्यों आते हो भाई? मत मारी जाती है। बार बार कर रहे थे, बार बार तो ऐसे ईवे बिल बनाए हुए थे। किसका? ये कि जवार का। जवार तो ऐसे ही लेके जा रहे हो। इतना दूर पे जवार क्यों लेके जाएगा? जवार की तो पैदावार भी नहीं होता उधर उड़ीसा में। नहीं, जवार होता है क्या? इसका डिमांड है कि कहाँ बेचते हो जवार को? सर पूरी यूपी में तुम्हारा कुंडली, हरियाणा सब जगह जाती है। तो उसी को भर लेते, उसी भर ले। 1 लाख रुपए मिल गया ना तो एक प्रॉफिट हो जाता है। 1 लाख रुपए बचाने के चक्कर में किए हैं। तो 1 लाख कैश दिए, कैसे दिए तुम्हें? वहाँ से छोड़ते तब मिलता है। पहले कोई पहले दे देता है, वहाँ डिलीवरी के बाद देते। चलो, इसका पैसा कौन दिया था? इसका पैसा
हमको क्या वो अपने पार्टी जो बात ये जवाब लेके छोड़ता है, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए 1 लाख लेके उठा लिया, वहाँ सामान डाला, वहाँ पे डिलीवरी करता है, डिलीवरी बोलता है। नशा भी करते हो क्या? कुछ भी देख के लग रहे हो नशे में हो? नशे में क्या सर, थोड़ा नींद में हो? बीड़ी का मांग कर रहा है सर, बीड़ी पीने नहीं बीड़ी पीते हो और इंजेक्शन नहीं लगाते? नहीं, इंजेक्शन नहीं। गांजा? गांजे का सामान तो देश जाके पहुंचाते हो लोगों को, कितने लोग पागल बर्बाद हो गए, देखो कितनी बोलियां हैं। और वो आदमी को कॉन्टेक्ट कैसे किया? उस आदमी को कॉन्टेक्ट किया सर, वहाँ पर खड़े होते हैं, अपने आप आ जाते हैं, जहाँ ऐसे थोड़ा सा मान लिया हूँ, ऐसे आ जाते हैं अपने आप ही पेट्रोल पंप पे सबके आ जाते हैं। ये पेट्रोल पंप कौन सा पेट्रोल पंप किस जिले का है? कहाँ से लेके आए हो? मैं उड़ीसा में। नहीं, कौन सा पेट्रोल पंप किस जिले का? उड़ीसा। बरहमपुर में किए हो। मोबाइल जब्त किए था? मानतो को अपन मोबाइल से किसी से बात हुई? मोबाइल का लोकेशन उससे पूछ लीजिए किससे बात हुई थी। बरहमपुर में किसके फोन पे बात की हो सीधा सामने ही है। तो वहाँ पे वाजिब को किसको दोगे, कैसे मालूम चलेगा, कैसे पता चलेगा? वहाँ पे जहाँ छोड़ोगे वहाँ पे वाजिब कैसे पता चलेगा कि वही आदमी को देना है ना? वो वहाँ पे जो पहुँच के उन्होंने कहे थे, जैसे हमारा नंबर ले लिया था कि हम तुमको उसका नंबर दे देंगे, तो मैं कॉल कर लेगा परसों। जैसे परसों कल हमको कॉल करता वो परसों। तुम लेके भाग जाते तो गलती से ही सामान? अरे बाबू जी, अब ये तो सब ऐसे ही चलता है काम, भागने पर तो कोई रिक्शे पे चलते हैं सब काम। बेईमानी का काम ईमानदारी में चलता है। देखो बेईमानी का काम ईमानदारी में चलता है, बता ही रहा है। मैं जो कह रहा हूँ जी, बेईमानी का काम ईमानदारी, बेईमानी का काम नहीं है भैया, ये तो देश को बर्बादी का काम है। बेईमानी जो फिर भी चलता है, बर्बादी का काम है ना ये तो। बेईमानी और बर्बादी में अंतर है। चलो, यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में सत्ता बदल गई है और अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई है। इसके बाद पूर्व सरकार द्वारा जारी किए गए राशन कार्डों का नवीनीकरण करने के लिए फरवरी 20 तारीख तक का समय निर्धारित किया गया था। इस तारीख तक सभी का राशन कार्ड नवीनीकरण नहीं होता देख शासन ने इस तारीख को बढ़ाकर 25 फरवरी कर दिया है। अब तक जिन हितग्राहियों ने अपना राशन कार्ड नवीनीकरण नहीं कराया है, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अब वह हितग्राही 25 फरवरी तक अपना राशन कार्ड नवीनीकरण करा सकते हैं। राशन कार्ड के नवीनीकरण को लेकर के नगरपालिक निगम भिलाई के सभागार में विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ मीटिंग की जा रही है। हाल फिलहाल में स्कूली टीचरों के साथ एक कार्यशाला की गई, जिसमें उन्हें भी अपने विद्यार्थियों और उनके पालकों को राशन कार्ड नवीनीकरण कराने के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसकी जानकारी नगरपालिक निगम भिलाई के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी अजय शुक्ला ने एसीएन न्यूज टीम को दी है। आपका बहुत अच्छा सवाल है। राशन कार्ड नवीनीकरण का डेट बढ़ गया है। पहले अभी वो 25 तारीख हो गया, 25 फरवरी लास्ट डेट है। तो राशन कार्ड नवीनीकरण सबको कराना अनिवार्य है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत लोकप्रिय चैनल है इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि जितने भी बीपीएल राशन कार्डधारी हैं वो तो नवीनीकरण करा रहे हैं। समस्या आ रही जो लोग एपीएल राशन कार्डधारी हैं, एपीएल राशन कार्डधारी लोग राशन कार्ड नवीनीकरण नहीं करा रहे। अरे हमें क्या करना, हम क्या लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाह रहा था कि आप मान लीजिए राशन नहीं ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आयुष्मान कार्ड तो है आपको। आयुष्मान कार्ड में, एक आयुष्मान कार्ड में 50,000 रुपया तक का छूट है। हर व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बना सकता है, वो छूट है। और शासन की बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता है। और मान लो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, बोले मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद जब दोबारा नवीनीकरण कराने जाओगे तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था, उस समय आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। जितने लोग हैं इसमें देखिए, एक राशन कार्ड है पुराना वाला ना, जितने राशन कार्डधारी हैं सबको वहाँ जाना पड़ेगा, अंगूठा लगाना पड़ेगा। अंगूठा लगाने के बाद वहाँ पर पंजीयन कराना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया है। और तो और ऑफिस का चक्कर भी लगाना पड़ेगा। तो इस सब से अगर बचना है तो आप क्या करें, अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण कराएं, अपने भी करें, दूसरे से भी करवाएं। एक सच्चा, एक आदर्श जिम्मेदार नागरिक बने, ये मेरा आपसे अपील है। और सब लोग राशन कार्ड नवीनीकरण आवश्यक। देखिए, नगर निगम भिलाई द्वारा जो है लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। और साथ में हमारे सभागार में जैसे मीटिंग वगैरह हो रही है, जो बहुत सारी संस्थाओं के, अभी बहुत सारे स्कूल के मैडम लोगों की मीटिंग थी, तो उन लोगों के बीच में भी उनको मोटिवेट किया गया। क्योंकि एक मैडम जुड़ी रहती है, मैडम से छात्र जुड़ा रहता है, छात्र से पूरा और लोग जुड़े रहते हैं। तो मैडम लोगों से अभी हमारे सभागार में मीटिंग हुई। माननीय आयुक्त महोदय और कलेक्टर महोदय का निर्देश था कि अधिक से अधिक संख्या में प्रचार प्रसार किया जाए। इसीलिए नगर निगम के सभागार में मीटिंग आयोजित की गई स्कूल के टीचरों को, और उनको बताया गया कि जा करके आप खुद भी करें, लोगों को प्रेरित करें। ये काम हम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो हितग्राही इसके बाद भी वंचित रह जाएंगे, उन्हें काफ़ी लंबे प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। इससे बेहतर है कि समय रहते अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण करा लिया जाए, जिससे बाद में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बहुत जल्द नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में थल सेना के लिए अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है, जिसे लेकर युवा भी मैदान में अपना पसीना बहाकर तैयारियां कर रहे हैं। इस सुनहरे मौके को भुनाने के लिए नगर पालिका निगम भिलाई के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने युवाओं से अपील की है कि इसके लिए होने वाले ऑनलाइन पंजीयन को जल्द से जल्द कर लिया जाए, जिससे अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया में युवा शामिल होकर अपना भविष्य उज्जवल बना सके। पूरी भर्ती की प्रक्रिया को नगर निगम भिलाई के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया है। मुझे अच्छा आदमी चाहिए, काम वाला चाहिए, लेकिन हमारे बीच में जो लोग आते हैं उनके पास काम नहीं रहता है। जब पूछते तुम क्या कर सकते हो तो काम नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति मिलते हैं। तो मैं आपके बीच में जो आया हूँ, अभी शासन की जो अग्निवीर योजना आई है ना, अग्निवीर योजना में एज कितना है, 17.5 साल से 21 साल, 17.5 साल से 21 साल के बीच में आप भर्ती हो सकते हो। उसके बाद जो है अच्छी खासी पैकेज के साथ 25 साल में मान लो 25% क्या करते हैं, आगे चले जाते हैं। अब 25% आगे बढ़ जाते हैं, 75% मान लो रिटायर भी हो गए, तो उनको अच्छा खासा 10-10.5 लाख रुपया मिलता है, बहुत सारा पैकेज मिलता है। और जितने भी इंडस्ट्री वालों से मैं मिला, उन्होंने हमको बोला है कि अगर मान लो हजारों लोगों की भीड़ है ना, उसमें आप लोग जाओगे जो डेडिकेटेड लोग रहोगे, तो बोलेगे किसको भर्ती लोगे, तो बोलेगा सबसे पहले मैं आपको पुलिस में,
आर्मी में और भी जगह पर टाटा वाले, सिंप्लेक्स वाले सब लोग बोल रहे हैं भर्ती होने के लिए। तो मैं चाह रहा था कि आप लोग अपने खुद और भी जो लोग आपके बीच में लोग हैं जो लगता है कि आर्मी में जाना चाहते हैं, अग्निवीर में जाना चाहते हैं, उसमें जाकर। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। अग्निवीर की भर्ती होने वाली है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच में है वो अग्निवीर भर्ती योजना में शामिल हो सकता है। अग्निवीर भर्ती योजना में शामिल होने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करेंगे, आप चाहे तो चॉइस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चॉइस सेंटर के माध्यम से आवेदन करेंगे तो मात्र 30 रुपये उसमें खर्चा लगेगा। आवेदन कर दीजिए। और तो और आप एक बार अग्निवीर भाई, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमको अवसर नहीं मिला है। बड़े ही गर्व और स्वाभिमान की बात होती है, बहुत ही फख्र की बात होती है कि देश सेवा के लिए हमें अवसर मिलता है और देश सेवा कर करके हम अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होती है। तो अग्निवीर में भर्ती हो जाइए। और तो और कुछ लोग ये कहते हैं कि अग्निवीर के आगे क्या, हम कह रहे हैं कि अग्निवीर में जो लोग भर्ती होंगे, शासन की योजना है कि आपको जितने लोग भर्ती हुए उसमें से 25% आगे चले जाएंगे, मतलब जो उसमें से जो बेस्ट होंगे वो आर्मी के लिए हमेशा के लिए हो जाएंगे। शेष अगर 75% मान लीजिए रिटायर होते हैं, वापस आते हैं, तो उनको 10.5 लाख का बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा और बहुत सारी योजनाएं भी उनको मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे पैकेज मिलेंगे जो उनके लिए गुणकारी हितकारी है। और मैं कहना चाहता हूँ सभी युवाओं के साथ, भैया तुम जो है 21 साल में अगर भर्ती हो गए, 25 साल में वापस जाओगे, अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। पैकेज मिलने के बाद आप क्या करोगे, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ। हम कह रहे हैं टाटा है, डालमिया है, सिंप्लेक्स है और वो एनजीसी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंतज़ार कर रही हैं। हजारों की भीड़ अगर हो, उसमें अगर एक अग्निवीर खड़ा होगा, हम मालिक हैं, या बहुत सारी इंडस्ट्री वालों से मेरा बात हुई है, वो बोले कि हम अग्निवीर को पहले प्राथमिकता देंगे, फोर्स में प्राथमिकता देंगे, पुलिस प्रशासन में प्राथमिकता देंगे। और 25 साल के एज में क्या है, जब तक लोग इधर उधर घूमते हैं और अग्निवीर बन के आ जाएंगे और बढ़िया एक स्वाभिमान के जीवन जिएंगे। इसलिए अग्निवीर योजना में सब लोग शामिल हो, अपने भी शामिल हो, पूरे युवाओं को, जितने भी बेरोजगार युवा हैं कुछ राष्ट्र हित में करना चाहते हैं तो अग्निवीर में शामिल हो और अग्निवीर में शामिल होकर के एक अग्निवीर बने और राष्ट्र हित में कार्य करें। मैं आपके एशियन चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जो अपने आप को सामर्थ्यवान चाहते हैं, जो चाहते हैं राष्ट्र हित में कुछ काम करूँ, पक्का अग्निवीर में शामिल हो जाओ। ये बहुत सुनहरा अवसर है, हमें नहीं मिला, आप तो ले लो। नगर पालिका निगम भिलाई के पुराने भवन से दुर्घटनाओं का अंदेशा बढ़ गया है, क्योंकि इस भवन के ठीक पीछे कुछ चॉइस सेंटर भी संचालित हो रहे हैं, जहां लोगों का आना जाना लगातार लगा भी रहता है। और वहीं ठीक इसके पीछे से एक गलीनुमा रास्ता भी भवन के अंदर प्रवेश करता है, जहां पर सोमवार को इस रास्ते के ऊपर का छज्जा भरभरा कर गिर पड़ा और कुछ देर के लिए लोगों की सांसें रुक गई। अच्छी बात ये रही कि उस समय इस गली से कोई प्रवेश नहीं कर रहा था, वरना जान माल की हानि भी हो सकती थी और इस दुर्घटना में जान भी जा सकती थी। निगम के पुराने भवन के नीचे अपना व्यवसाय करने वाले हर रोज दहशत में रहते हैं कि कहीं ये भवन भरभरा कर गिर न जाए। भाई ये तो साफ दिख रहा है कि नगर निगम का मेरे ख्याल से 70-72 का कंस्ट्रक्शन होगा। उसके बाद आज तक न उसमें एक ईंटा रखा गया, न उसमें कोई रिपेयर किया गया और सिर्फ नाम के लिए कभी कभी बस पर्व में, राष्ट्रीय पर्व में वार्ड वाइज हो जाती है और वो रोशनी कर देते हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रही नगर निगम, कोई व्यवस्था नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर न पानी पीने की व्यवस्था है, न शौच की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है। इस मुख्यालय में ऐसी स्थिति है तो ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। अभी ये घटना घटी है, अभी जनधन की हानि से बचे हैं, लेकिन ऐसे हालात में बहुत रिस्क लेकर काम करने की ज़रूरत महसूस हो रही है और इसमें नगर प्रशासन को, नगर निगम भिलाई के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, मेयर को और आयुक्त को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इस पर उचित कार्रवाई करके उसको सुरक्षा के प्रबंध किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।